जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है हमारे YouTube चैनल जी लर्निंग पॉइंट में। आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में रीट पात्रता परीक्षा 2022 शिक्षा मनोविज्ञान का तीसरा मॉडल पेपर देखेंगे। ये मॉडल पेपर रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की विशेष तैयारी के लिए इस चैनल पर आपको हिंदी शिक्षण विधियाँ, रीड से संबंधित सारी विधियाँ, जो भी सब्जेक्ट होगी उसकी सारी विधियाँ, शिक्षा मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत, सारे के सारे प्रश्न आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये तैयारी आपके एक विशेष होगी दोस्तों। इसमें जो 30 प्रश्न है वो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं वो आपके ज़रूर आएंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल को पूरा देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं, बिना देर किए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो आपके सामने ये पहला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, निःशक्त बच्चों पर लागू होता है। इसका 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों पर, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे, तो इस पर आपके ये 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए ये अधिनियम लागू नहीं होता। बाकी जो है इन पर ये लागू होता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों पर यह लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? इनमें से आपको देकर अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों। इनमें से कौन सा शिक्षण सूत्र है वो नहीं है? तो दोस्तों 1 नंबर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये शिक्षण सूत्र है। दूसरा है अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये शिक्षण सूत्र नहीं है दोस्तों। तो राइट आंसर आपका दूसरा विकल्प हो जाएगा। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। तो आपको अपना राइट आंसर चुनना है। तो इसमें 1 नंबर है चिंतन उद्देश्य, दूसरा है भावात्मक उद्देश्य, तीसरा है ज्ञानात्मक उद्देश्य, चौथा है क्रियात्मक उद्देश्य। उद्देश्यों के आधार पर जो शिक्षण का प्रकार है, ये तो 3 तो हैं आपके। आपका जो प्रथम विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा दोस्तों 1 नंबर, चिंतन उद्देश्य, ये शिक्षण का प्रकार नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, इसमें आपके प्रश्न है, मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है? शिक्षा के लिए एकदम सही, अभिभावकों के लिए एकदम सही, विद्यालय प्रशासक के लिए एकदम सही। तो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है वो उपयुक्त सभी के लिए। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न, आपके अनुसार कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? दोस्तों इसमें यह बताना है कि भाई कक्षा का वातावरण वो किस प्रकार का होना चाहिए। सख्त, अंतर्मुखी, संयमित, छात्र व अध्यापक दोनों का बराबर योगदान। तो इसमें वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए कि छात्र और अध्यापक दोनों का योगदान बराबर हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न आपके सामने, कक्षा में कोई छात्र आपसे प्रश्न पूछता है, उस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में आप उसे कैसे संतुष्ट करेंगे? तो इसमें 1 नंबर डांट देंगे, ये भी आपको नहीं करना दोस्तों।
बगल में झांकेंगे, ये भी आपको नहीं करना है दोस्तों। कक्षा छोड़ देना, ये भी आपको नहीं करना है। चौथा विकल्प है छात्र से कुछ समय लेकर उसके प्रश्नों का हल अगले दिन बताने का भरोसा देना चाहिए। अगला प्रश्न, उत्कृष्ट कक्षा शिक्षण व्यवस्था कौन सी है? उत्कृष्ट कक्षा शिक्षण व्यवस्था कौन सी है? इसमें आपको राइट आंसर चुनना है। एकल ये भी नहीं होगा, बाएं रुचि ज़्यादा हो ये भी नहीं, आंतरिक अनुशासन ठीक हो ये भी ज़्यादा सटीक नहीं है। चौथा है बाएं व आंतरिक दोनों का अनुशासन अच्छा हो, यानी कि दोनों का अनुशासन है, कक्षा और शिक्षण का अनुशासन दोनों का सही है तो भी अच्छा अधिगम होगा। अगला प्रश्न आपके, शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए? देखो, बाल केंद्रित, मूल्य केंद्रित, शिक्षक छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। तो पहले ये शिक्षक केंद्रित होती थी प्राचीन समय में, लेकिन अभी आपके वर्तमान में जो शिक्षण प्रणाली है वो बाल केंद्रित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षक का प्राथमिक दायित्व क्या है? शिक्षक का प्राथमिक दायित्व क्या है? आपको इनमें से अपना राइट आंसर चुनना चाहिए। तो प्राथमिक दायित्व अनुशासन, लचीलापन, उत्कृष्ट शिक्षण पाठ्यक्रम समाप्त करना। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुशासन। यह आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कि शिक्षक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? अनुशासन रखना। अगला प्रश्न आपके सामने, कक्षा में छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो आपको अपना राइट आंसर चुनना है दोस्तों। तो इनमें से क्या करना है आपको? रुचिपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग, कहानियाँ सुनाएंगे, कक्षा छोड़ देंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रुचिपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग आपको करना है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, कोहलर वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्थाओं में लोगों की आशा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत निर्णय है? कौन सी अवस्था में सही या गलत निर्णय का वर्णन किया गया दोस्तों? ये कोहलर वर्ग के तीसरी अवस्था है, उसमें किया गया है। इसमें अपना राइट आंसर दोस्तों तीसरा विकल्प होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, कोहलर वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है? तो देखो, इनमें से देखो, आत्म केंद्रित निर्णय, परस्पर एकरूपता, अभिमुखता, व्यक्तिगता व विनियम अभिमुखता, सामाजिक अनुबंध, विधि सम्मत अभिमुखता। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा परस्पर एकरूपता, यानी कि उनके द्वारा प्रतिपादित ये नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक विद्यार्थी गुणन के सवालों का हल करना सीखता है, वे अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। इस प्रकार के अधिगम अंतरण को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये होगा ऊर्ध्व अंतरण। ऊर्ध्व अंतरण अधिगम। अगला प्रश्न, अपने खाली समय के दौरान किसी शिक्षक को पढ़ने के लिए निम्न में से किसे प्राथमिकता देनी
चाहिए। तो सबसे ज़्यादा किससे प्राथमिकता देनी चाहिए दोस्तों? उपन्यास और कहानी की किताबें, धार्मिक किताबें, अनुसंधान पत्र पत्रिकाएं, शैक्षणिक पत्रिकाएं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये चौथा विकल्प, यानी कि शैक्षणिक पत्रिकाएं, उनमें ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने, कोई पाठ पढ़ाने से पहले शिक्षक को पाठ के मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करनी चाहिए, प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, एक छात्र को पाठ पढ़ने के लिए कहना चाहिए, पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ बताने चाहिए। तो इनमें से ये भी नहीं होगा दोस्तों, प्रश्न के उत्तर देने चाहिए, ये भी नहीं। शिक्षक को पहले पाठ के मुख्य उद्देश्यों के बारे में, यानी कि उनको बताना चाहिए कि हमारा उद्देश्य ये है पाठ पढ़ने का। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी शिक्षक को छात्र की योग्यता का आकलन करना चाहिए। तो इनमें से उनके माता पिता से पूछकर, जांच करके, परीक्षण लेकर, छात्रों से सवाल पूछकर, छात्रों के विभिन्न कार्यों में रिकॉर्ड का विश्लेषण करके। तो इनमें से आपको भी अध्यापक बनना है तो दोस्तों आपको भी जांच करके, परीक्षाएं लेकर ऐसे किसी भी विद्यार्थी का आकलन आपको नहीं करना है। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ये दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न, कोई शिक्षक छात्रों में किस प्रकार ईमानदारी और अन्य सद्गुण विकसित कर सकता है? किसी ईमानदारी छात्र का उदाहरण देकर, विस्तृत व्याख्यान देकर, व्यक्तिगत उदाहरण देकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी ईमानदार छात्र का उदाहरण देकर विद्यार्थी में सद्गुण का, ईमानदारी का गुण विकसित किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने, छात्रों द्वारा किसी शिक्षक के किस गुण की सबसे ज़्यादा प्रशंसा की जाती है? तो आपको अपना छात्रों द्वारा किसी शिक्षक के किस गुण की सबसे ज़्यादा प्रशंसा की जानी चाहिए? तो समय निष्ठा के आधार पर, सख्त अनुशासन के भावना, निष्पक्ष रवैया, आत्मविश्वास के आधार पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें निष्पक्ष रवैया के आधार पर। अगला प्रश्न आपके सामने, आपकी राय में बालिकाओं की शिक्षा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि? तो आपकी राय में बालिकाओं की शिक्षा महत्वपूर्ण है तो इसमें तब वे कोई रोजगार प्राप्त कर सकती है, बालिका की शिक्षा से परिवार में शिक्षा आती है, बालक और बालिका दोनों बराबर है, निरक्षरता दूर की जा सकती है। तो इनमें आपका राइट आंसर दोस्तों ये दूसरा विकल्प, बालिकाओं की शिक्षा से परिवार में शिक्षा आती है। सबसे सटीक आंसर आपका दूसरा विकल्प होगा। अगला प्रश्न, शिक्षा के स्तर में गिरावट प्रभावी ढंग से रोकने के लिए आप किसे सबसे नियंत्रित उपाय मानते हैं? यानी कि आप शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है और इसे प्रभावी ढंग से रोकने के लिए सबसे नियंत्रित उपाय कौन सा होगा? पहला, ज़्यादा शिक्षक रखना, शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण देना, समग्र शिक्षा पद्धति में गुणात्मक सुधार, बच्चों के गृह कार्य के प्रति माता पिता में जागरूकता। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प, समग्र शिक्षा, यानी सारी की सारी शिक्षा में हमें क्या करना है? गुणात्मक सुधार करना है, तब भी जो इस शिक्षा का स्तर है वो गिरता है वो प्रभावी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, कक्षा में
पढ़ाई को और रोचक बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है पाठ की विषय वस्तु, पाठ योजना, शिक्षक का व्यक्तित्व, पढ़ाने की विधि। तो इनमें से आपको पढ़ाई को रोचक बनाना है तो उस मेथड का, उस विधि पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प। अगला प्रश्न, आवश्यकताओं के अनुक्रम का मेस्लो का सिद्धांत खालिस्तान से संबंधित है। आपको अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों। जो मेस्लो का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा, चौथा विकल्प। कौन सा विकल्प हो जाएगा? चौथा विकल्प। अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपके सामने, पढ़ाई की प्रक्रिया का केंद्र होता है। तो इनमें से आपको सही आंसर चुनना है, कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। शिक्षक, पढ़ाई की सामग्री, पाठ्यक्रम, ये तीनों ही नहीं होंगे। आपका ये चौथा विकल्प है छात्र, यानी कि छात्र को केंद्र में रखेंगे, उसकी भावनाओं को समझे, उसी के अनुसार उसको पढ़ाई कराएंगे और वो केंद्र में रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आनुवंशिकता को एक सामाजिक संरचना माना जाता है। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा स्थायिक। अगला है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त सक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। तो इनमें एक नंबर विकल्प है विचारों की विलोम्यता, मानसिक द्वंद्व, संरक्षण, क्रमबद्धता और पूर्ण अंश प्रत्ययों का। इसमें आपको बताना है कि संज्ञानात्मक जो विकास के सिद्धांत की मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, उनमें से इन चारों जो अवस्थाएं बताई गई है इनमें से आपकी नहीं है, तो वो है मानसिक द्वंद्व। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो ये प्रदर्शित करता है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है देखते हैं। शिक्षार्थी की असफलता, कक्षा की असफलता, विद्यालय की असफलता, माता पिता की असफलता। ये शिक्षार्थी निश्चित लक्ष्य तो नहीं प्राप्त करता है तो ये साधारण सी बात है, विद्यालय की जो असफलता है वो प्रदर्शित होती है। अगला प्रश्न, वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक और शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो वो प्रतिपुष्टि शिक्षक और शिक्षार्थी को स्वयं को आकलित करने के लिए एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलाप को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते। तो वो सरासरी बात है दोस्तों, उसमें ये आपका आकलन होगा, यानी कि सॉरी दोस्तों, इसमें आपका उपलब्धि परीक्षण होगा। उसमें पता लगाए कि भाई छात्र का स्तर क्या है, छात्रों को प्रतिपुष्टि कैसी हुई, किस प्रकार हुई, कितना रिजल्ट आया है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक नंबर विकल्प। अगला प्रश्न आपके सामने सही है, इनमें से आपको सही देखना है। तो एक नंबर विकल्प है जुड़वा भाई या बहन की जिनकी आनुवंशिकता समान होती है, एकांकी जुड़वा, इनमें से आपको सही चुनना है। दूसरा है
व्यक्तित्व पर आनुवंशिकता व वातावरण की अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है। ये गेसेल, थॉमसन इनके विचार हैं। जुड़वा भाई बहन जिनकी आनुवंशिकता 50% समान भ्रातीय जुड़वा है। तो दोस्तों बता दूं, ये सारे के सारे राइट हैं, ये सभी सही है। जुड़वा भाई या बहन जिनकी आनुवंशिकता समान होती है वो एकांकी जुड़वा कहलाते हैं। ये भी आ सकता है ऑप्शन में, ये भी दे सकते हैं। इनमें से 4% बनने। व्यक्तित्व पर आनुवंशिकता व वातावरण की अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो ये गेसेल और थॉमसन जुड़वा भाई बहन जिनकी आनुवंशिकता 50% है वो भ्रातीय जुड़वा एकदम सही है, सारे के सारे सही। अगला, कौन सा संवेग दुखात्मक नहीं है? अनुराग, घृणा, भय, क्रोध। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर अनुराग है, वो दुखात्मक नहीं है। घृणा दुखात्मक, भय और क्रोध ये दुखात्मक है। अगला प्रश्न आपके सामने, इरिकसन के मनोसामाजिक सिद्धांत में किस अवस्था में कर्तव्य परायणता गुण उत्पन्न होता है? जो इरिकसन जो मनोवैज्ञानिक है, इनकी जो अवस्थाएं बताई गई है उनमें से ये बताना है कि भाई किस अवस्था में कर्तव्य परायणता, कर्तव्य पालन का गुण उत्पन्न होता है। तो इनमें से आस्था बनाम अनास्था है यहाँ पर। पहचान, संभ्रांति, तीसरा है परिश्रमहीनता, चौथा है स्वायत्तता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प, चौथा होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि हमारा आत्मविश्वास वो बढ़ सके और हम भी आपके लिए नए रोज़ वीडियो लेकर आएँ।